हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को 12th क्लास इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बताने वाले हैं। साथ ही साथ बच्चों, आप लोगों को बताएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में अपनी कॉपी में कैसे लिख करके आना चाहिए, जिसको देख करके एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे से अच्छे नंबर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमने पिछले साल का एक क्वेश्चन पेपर ले रखा है इंग्लिश का। ठीक है, और साथ साथ बच्चों हमने एक कॉपी भी ले रखी है, जिससे आज आपको बताया जाए कि आपको बोर्ड एग्जाम कैसे लिख करके आना है, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें स्टूडेंट। ठीक है बच्चों, आप लोगों को एक बात और मैं बताता चलूं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बच्चों इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि देखो ये तो लास्ट ईयर आ चुका है, 2022 में आ चुका है। लेकिन इस आज के इस वीडियो लेक्चर में एक हम मॉडल पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 यानी इस बार के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपको गारंटी देता हूं बच्चों कि जब एक बार आप इसको वीडियो लेक्चर को आप देखेंगे, तो ये गारंटी है कि लगभग 80 से 85% जो सिलेबस है बच्चों आज के इस क्वेश्चन पेपर से आने वाला है। ठीक है, जो मैं आज आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसलिए बच्चों, वीडियो लेक्चर को पूरा देखें, ध्यान से देखें, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, आपको क्वेश्चन कैसे छांटने होते हैं, आर्टिकल कैसे लिखना होता है। ठीक है, सब कुछ आज के इस वीडियो लेक्चर में बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो इंग्लिश का पेपर होता है 12th क्लास का, ये 4 सेक्शन में बटा होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ठीक है, तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन पेपर के माध्यम से इन सेक्शन के बारे में जानकारी देता हूँ, फिर हमने जो आपका मॉडल पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, पहला जो सेक्शन होता है आप लोग का, वो क्या होता है, देखिए ये देखिए, ये होता है बच्चों सेक्शन ए होता है। ठीक है, और ये रीडिंग वाला होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, आप लोगों को ये एक पैराग्राफ दे रखा होता है, ये एक पैराग्राफ दे रखा होता है, और इसके नीचे क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन दे रखे होते हैं, क्वेश्चन ए, देखो ये क्वेश्चन बी सी डी। समझ में आप लोगों में, और इन क्वेश्चनों को पढ़ करके, ठीक है, यानी इस पैराग्राफ को पढ़ करके इन क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पे देने होते हैं। समझ में आ गया? तो ये तो बच्चों आपका सेक्शन ए हो गया। ठीक है, लेकिन ये कैसे आज छांटते हैं ये आपको बड़ा आसानी से मैं आपको समझाऊंगा, किसी पैसेज में आंसर कैसे छांटे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, दूसरा जो आपका सेक्शन रहता है बच्चों, ये सेक्शन आपका राइटिंग वाला रहता है। ठीक है, राइटिंग वाले सेक्शन में बच्चों होता है ये कि आपको एक आर्टिकल लिखना होता है किसी टॉपिक पर। ठीक है, जैसे कि 3 टॉपिक दे रखे हैं आप लोगों को, किसी एक टॉपिक पर आर्टिकल आर्टिकल लिखना है। ठीक है, ये भी आपको सिखाया जाएगा आज की वीडियो में, आप टेंशन ना लें। ठीक है, और जो आपका दूसरा क्वेश्चन जिससे जो रहता है बच्चों सेक्शन बी से, वो रहता है बच्चों आपका कोई लेटर या एप्लीकेशन पर रहता है, लेटर या एप्लीकेशन आपको लिखनी होती है। ठीक है, तो सेक्शन ए में रीडिंग था, सेक्शन बी में बच्चों राइटिंग है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सेक्शन ए में पैराग्राफ को पढ़ करके आपको क्वेश्चन का आंसर देने होते हैं, और इसमें आपको आर्टिकल और एक लेटर के माध्यम, ये लेटर या एप्लीकेशन आपको लिखने आती है। सब कुछ आज के वीडियो में बताएंगे कैसे आप लिखेंगे। अच्छा, अब देखिए आपका, देखिए सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में क्या होता है बच्चों, ये ग्रामर होता है। क्या होता है बच्चों? ग्रामर होता है, ग्रामर से बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, और सेक्शन जो डी होता है बच्चों, ठीक है, ये आपका लिटरेचर वाला भाग होता है, जो आपकी इंग्लिश की जो बुक होती है, प्रोज वाली, पोएट्री वाली और सप्लीमेंट्री वाली। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये सेक्शन डी है। समझ में आ रहा है आप लोगों में? तो ये सेक्शन डी होता है, ये लिटरेचर। ये वो बच्चों वो पोर्शन होता है जो आप आपका जो इंग्लिश का बुक होता है, प्रोज होता है, पोएट्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है, उसमें से क्वेश्चन आंसर आते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर बच्चों 4 सेक्शन में बटा होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब मैं इसको हम रख देते हैं। ठीक है, अब जो हमें आज के पेपर में जो हमें क्वेश्चन पेपर जो मॉडल पेपर सॉल्व करना है उसको समझते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो चलिए इसको अब देखिए हम यहाँ से हटा देते हैं स्टैंड। ठीक है, तो देखिए थोड़ी देर के लिए इस कॉपी को सेट करते हैं। पहले हम ये देखते हैं हमें कौन सा पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमने क्या लिखा, देखिए एग्जामिनेशन पेपर 2, यानी ये दूसरा पेपर है बच्चों इंग्लिश 12th क्लास। देखिए, ये देखिए जो सेक्शन ए, देखो रीडिंग ही सेक्शन सेक्शन है, जैसे जैसे कि आपको बता रहा था। देखिए आप रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी एक ये आपको पैसेज दे रखा है बच्चों यहाँ तक। ठीक है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, और पढ़ने के बाद बच्चों इसके नीचे देखो ये क्या आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, एक ए बी सी डी और ई क्वेश्चन के बच्चों 3 पार्ट रखे हैं छोटे छोटे, और ये जो क्वेश्चन बच्चों आप लोग को 15 नंबर में आता है। कितने नंबर बच्चों? 15 नंबर में आता है। इसलिए बच्चों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15 नंबर, और कहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर बच्चों बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो चलिए देखिए, बिल्कुल आज इसको आसानी से मैं छाट कर दिखाऊंगा आपकी कॉपी पर। ठीक है, तो पहले इसकी लैंग्वेज को हम एक बार रीड कर लेते हैं, ताकि आपको हमें क्वेश्चन छाटने में कोई प्रॉब्लम ना आए स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए पैसेज क्या, देखिए लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स। इसने ये कहा है कि लाइफ मतलब जीवन, ठीक है, जीवन एक फूलों की सेज नहीं है, फूलों की सेज नहीं है, बल्कि बट अ बेड थ्रोन्स, ये एक कांटों की सेज है। यानी इसने कहा है, यहाँ से यहाँ तक इसका जो मीनिंग हो तो ये हुआ कि जो जो जीवन है, ठीक है, ये फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों की सेज है। अब ये क्यों कांटों की सेज है, देखिए आगे पढ़ते हैं। इट इज
फुल ऑफ डेंजर एंड डिफिकल्टीज। ये जो अपना जीवन होता है ये भरा होता है किससे? खतरों और कठिनाइयों से। ये तो आप लोग जानते हो ऑब्वियसली जीवन में कितनी कठिनाइयां रहती हैं, हर बात में चुनौती रहती है। ठीक है, तो ये लिखा है इट इज फुल ऑफ डेंजर एंड डिफिकल्टीज। जो जीवन होता है बच्चों खतरों और कठिनाइयों से भरा होता है। ठीक है, दे हैव टू ओवरकम इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ। यानी आप लोगों को जिंदगी में सफल होना है तो इन हमें कठिनाइयों पर क्या होगी बच्चों? विजय प्राप्त करनी होगी। अगर हम कठिनाइयों से या खतरों से अगर हारते रहेंगे तो लाइफ बच्चों आपका अच्छे से नहीं चलेगा। वही लिखा है दे हैव टू वी ओवरकम इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ। यानी आप तो जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो इन खतरों पर इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होगी या इनको जीतना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इन द रेस ऑफ लाइफ, जिंदगी की दौड़ में, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क विच इज वट नेचुरल। इन्हें कहा है कि जिंदगी की दौड़ में वी शुड नॉट एफ्रेड का मतलब होता है डरना। हमें इन कठिनाइयों से खतरों से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, विच इज वट नेचुरल, क्योंकि ये तो नेचुरल है। हर किसी इंसान की जिंदगी में खतरे तो आते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात? अच्छा, आगे देखिए। सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ गोज टू दोज पर्सन हु वेलकम टू रिस्क। यानी जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो खतरों का रिस्क का क्या करते हैं जो वेलकम करते हैं, इनका खतरों का मजा लेते हैं। समझ में आ रहा है? अगर कोई इंसान जिंदगी में कोई रिस्क ही नहीं लेगा, ठीक है, तो वो ज्यादा सफलता अपनी लाइफ में नहीं कर पाएगा, यानी ज्यादा सफल वो नहीं हो पाएगा। यहाँ यही बात बताई गई है। साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट इफ योर साइंटिस्ट हैड नॉट रिस्क देयर लिव्स एंड कंफर्ट। इसके लिए कहा गया बच्चों, देखिए, कहा साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट। यानी जो विज्ञान है वो इतना उपलब्धि प्राप्त नहीं करता, इतना उपलब्धि प्राप्त, इतनी ख्याति प्राप्त नहीं करता अगर साइंटिस्ट, अगर हमारे साइंटिस्ट, ठीक है, अगर रिस्क ना लेते तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे, उन्हें पता थोड़ी नहीं था कैसे, सब एक्सपेरिमेंट करके ही पता चला है। किसी भी एक्सपेरिमेंट करके तो पता चलता है उससे क्या नॉलेज मिलती है, क्या हमें उससे बेनिफिट है, क्या उससे हमें लॉस है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने कितने रिस्क लिए हैं और कितने अपने आराम को खोया है। और वो आराम को चाहते, समझ में आप लोग में, तो इतनी आविष्कार हो ही नहीं पाते लाइफ में। तो आज के जीवन में अपना लाइफ कितना पॉसिबल सरल हो गया है। वैज्ञानिकों के माध्यम से बल्ब का आविष्कार किसने किया? वैज्ञानिकों ने किया। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरे? रेजिस्टेंस के बारे में पता क्या चला, करंट के बारे में पता, सब क्या है? ये सब वैज्ञानिकों की ही देन है। इन्होंने इतना स्ट्रगल किया है, रिस्क लिए लाइफ में, तो इतना जीवन आज हम बच्चों इतनी सरलता से जी पा रहे हैं। तो वही कहा इन्होंने कि साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट इफ आवर साइंटिस्ट हैड नॉट रिस्क देयर लिव्स एंड कंफर्ट। यानी साइंस इतना उपाधि प्राप्त कभी नहीं करता, विज्ञान इतना उपलब्धि प्राप्त नहीं करता अगर हमारे वैज्ञानिक को इतना रिस्क नहीं लिया होता। ठीक है, द मोर डिफिकल्ट अ वर्क इज द हार्डर शुड वी आवर एफर्ट टू परफॉर्म इट लाइफ। ये कहा कि द मोर डिफिकल्ट अ वर्क, ठीक है, यानी जो कार्य होता है बच्चों, कार्य तो बहुत कठिन होता है। डिफिकल्ट वर्क मतलब कठिन कार्य होता है, किससे? द हार्डर शुड बी अवर इफोर्ट टू परफॉर्म टू इट लाइफ। ठीक है, इट लाइफ इज नॉट अ स्मूथिंग सेलिंग। इसमें ये कहा है कि जो अपने कर्म जो होते हैं वो हमारे प्रयासों से ज्यादा कठिन होते हैं। जो कार्य होता है वो हमारे प्रयासों से ज्यादा कठिन होता है। पैटी डिफिकल्ट, यानी इसको बोलते हैं मीठी चुनौती या मीठी कठिनाई, कहते हैं मीठा दर्द है। ठीक है, तो पैटी डिफिकल्ट फाइटेंड अ वीकर हर्ट हु इज नॉट प्रिपेयर टू टेक अ रिस्क। यानी जो कमजोर हृदय वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है, फाइट एंड अ वीकर हार्ट का मतलब होता है जिनका दिल बहुत कमजोर होता है, जो बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो उनको जो कठिनाइयां होती है ना उनको झकझोर कर देती है, उनको हिला देती है अंदर से। फाइट एंड फ्रीट एंड का मतलब वही है, फाइट एंड का मतलब क्या होता है? किसी किसी को अंदर से हिला देना। ठीक है, अरे ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, वही आपको कही गई है। तो इन्होंने ये कहा है कि जो कठिनाइयां होती हैं बच्चों, जिनका हृदय बहुत कोमल होता है, वो रिस्क लेने से डरते हैं, वो उनको जो कठिनाइयां होती हैं, जो खतरे होते हैं, उनको हिला देते हैं अंदर से। ठीक है, अच्छा, वट ब्रेव हर्ट, ठीक है, अचीव फेम एंड ऑनर बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क। इन्हें कहा था वो वट ब्रेव हर्ट मतलब जो बहादुर लोग होते हैं, जो जिनका दिल अंदर से बहुत मजबूत रहता है। ठीक है, किसी भी रिस्क को लेने में खतरा लेने से घबराते नहीं है। ठीक है, यानी कि हर कोई रिस्क को आसानी से ले लेते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? अचीव फेम यानी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, एंड सम्मान प्राप्त करते हैं। जो लोग खतरे लेने में रिस्क नहीं लेते हैं ना, यानी खतरों का रिस्क बड़े आसानी से ले लेते हैं किसी काम करने से पहले, है ना, तो वो लोग क्या करते हैं बच्चों? वो क्या करते हैं? उपाधि यानी अचीवमेंट, उपाधि प्राप्त करते हैं, प्रसिद्ध होते हैं जिंदगी में। ठीक है, और सम्मान प्राप्त करते हैं। कितने साइंटिस्ट हैं, न्यूटन है, तुम्हारा एम्पियर है। ठीक है, तो ये सब क्या है? सब वैज्ञानिकों, सबने अपने जीवन में रिस्क लिए और रिस्क लेने के बाद ही आज कितना सम्मान इनको पूरी दुनिया में मिलता है, सब इनको जानते हैं।
समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? तो ये बात यही लिखी है, जो बहादुर लोग होते हैं वो खतरों का बल्कि वेलकम करते हैं, रिस्क का वेलकम करते हैं, उनका आनंद लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? अच्छा, इन शॉर्ट संक्षिप्त में क्या है, रिस्क ब्रिंग्स सक्सेस एंड वर्क मेराइकल। इन्होंने कहा है कि जो रिस्क होते हैं, ठीक है, ब्रिंग्स सक्सेस यानी सफलता और काम में, यानी जो खतरे होते हैं बच्चों, जो रिस्क होते हैं हमारे काम और सफलता में कहलाते हैं बच्चों, मेराइकल में चमत्कार लेकर के आते हैं, कहलाते हैं बच्चों चमत्कार लेकर के आते हैं। ठीक है, कोई अगर रिस्क लेकर कोई आपको अचीवमेंट मिला, कुछ आपको नॉलेज मिली, तो वो क्या होगा, कोई दुनिया में जाना जाएगा कि अरे क्या उसने ऐसा किया था। तो जो बच्चों रिस्क होते हैं वो हमारे काम और सफलता में कहलाते हैं बच्चों चमत्कार लेकर के आते हैं। समझ में आया? तो इसका ये मैंने आपको मीनिंग समझाया। ठीक है, अच्छा अब देखिए इससे क्वेश्चन जो है उसको समझते हैं, वो क्वेश्चन क्या है देखिए। देखिए, हाउ इज मैन इज लाइफ, यानी मनुष्य का जीवन, यानी इंसान का जो जिंदगी है, वो जीवन वो कैसा है। तो देखिए वो तो आंसर देखिए आपको पहले लिखा देखिए क्या है, लाइफ इज नॉट अ बेड रोज बट अ बेड थ्रोन, यानी जो मनुष्य का जो जीवन है वो फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों की सेज है। अब देखिए आपको लिख कर कैसे आना है, देखिए आपको ऐसे लिख करके आना है। देखो पहले हम देखिए, हमें इसको हमें देखो ये पढ़ लिया हमने, इसको समझ लिया, इसको क्या इसका मीनिंग है। ठीक है, अब हमें आंसर कैसे देने, देखिए आंसर ये देने, पहले का आंसर देखो, आंसर ए वाला है ना, ये ए वाला आंसर। ठीक है, तो देखिए आपको क्या लिखना है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज बट अ बेड ऑफ थ्रॉन्स, यानी जो जिंदगी है वो फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों की सेज है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये आपको ये बच्चों यहाँ तक लिख कर आएंगे, और इसके लिए बच्चों देखिए कितना आसान, देखिए 3 नंबर मिलेंगे, इस सवाल का जवाब देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। समझ में आ रहा है? यानी इसको एक बार ध्यान से अगर पढ़ लिया, ठीक है, तो आपका कोई भी आंसर बच्चों गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो पहले का आंसर बच्चों पहली लाइन में मिल गया। ठीक है, यहाँ तक आपको ये लिख करके आना होता है। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या देखिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बच्चों, व्हाट शुड वी डू व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ, यानी जिंदगी में जो सफल होते हैं वो कौन लोग होते हैं, यानी सफलता कैसे मिलती है, कैसे सफल होते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है देखिए। देखिए पहले मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, we have to be overcome if we are to succeed in life, in the race of life we should not be afraid to risk, यानी जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो जिंदगी में रिस्क लेते हैं, यानी खतरा लेने से डरते नहीं है। देखो यहाँ से आंसर है ना, ये वाला देखो, यहाँ दे शब्द है ना, दे की जगह मैंने बी लिख दिया, यहाँ पे बस मैंने क्या कर दिया, बी कर दिया, बी हैव टू। देखो यहाँ से देखो मैंने लिखा नहीं लिखा, वी हैव टू। समझ में आ रहा है लोग? देखो बाकी सब ऐसे ही जाएगा, और ये कहा था कि वो भी मैं आपको बता दूं। देखो, we have to overcome if we are to succeed in life, in the race of life we should not be afraid of the risk, यानी जो खतरा लेने से नहीं डरते हैं वही लोग जिंदगी में क्या होते हैं, सफल होते हैं। इसका बच्चे यहाँ तक आंसर हो जाएगा। तो वही मैंने देखो यहाँ पे जो ये लिख करके दिखाया है। ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है आप लोग? तो ये रिस्क तक वाला आंसर है। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए, इसको समझ लेते हैं। ये है बच्चों सी वाला, क्या देखिए, हु आर फ्राइटेंडेड हु आर फ्राइटेंडेड वाई प्रेटी डिफिकल्ट, यानी कौन खतरों से घबरा जाते हैं, खतरे किसको झकझोर करते, किसको कैसे इंसान को खतरे हिला देते हैं। तो अभी तो हमने आप लोगों को बताया था, ये लिखा देखो, पैटी डिफिकल्ट फ्राइटेंड अ वीकर हार्ट, जो कमजोर दिल वाले व्यक्ति होते हैं उनको कहलाते हैं। तो वो बस हु की जगह क्या लगाना है आपको, हु की जगह बस ये सब लगाना है, बीकर हेयर्ट, बस बाकी बिल्कुल वही सेम उतर जाएगा। तो मैंने वही काम किया, देखो यहाँ पे, बीकर हर्ट आर फ्राइटेंडेड वाई पैटी डिफिकल्ट, यानी जो कमजोर हृदय वाले व्यक्ति होते हैं उनको वो अंदर से हिला देती हैं, जो कठिनाइयां होती हैं, जो खतरे होते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए समझते हैं डी वाला ऑप्शन क्या है। देखिए, वाट डू ब्रेव हर्ट अचीव, वाट डू ब्रेव हर्ट अचीव, यानी जिनका जो हृदय है वो महान होता है वो जिंदगी में क्या प्राप्त करते हैं। तो वही मैंने आपको बताया था, देखिए ने कहा ना, देखो द ब्रेव हर्ट, ये है ना, तो बट को तो हटा देंगे, लेकिन ब्रेव हर्ट अचीव फेम एंड ऑनर, प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करते हैं, बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, क्योंकि जिंदगी में जो रिस्क होते हैं उनका आनंद लेते हैं। समझ में आ रहा? तो यही देखिए मैंने वो आपको यहाँ से लिख कर दिखाया था, है ना, ब्रेव हर्ट अचीव फेम एंड ऑनर। ठीक है, जो बहादुर दिल वाले लोग होते हैं वो जिंदगी में सम्मान और उपलब्धि प्राप्त करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए अब देखिए आगे क्या है, आगे समझते हैं। आगे बच्चों ये दे रखा देखिए, अभी ई ओवल, देखो अब ई बना, इसके 3 पार्ट बने हुए छोटे छोटे, 1 2 3, क्या देखिए, विच वर्ड इज द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ आर्टिकल सॉरी आर्टिफिशियल, इस आर्टिफिशियल का बच्चों आप लोगों को क्या बताना है, इसका अपोजिट बताना है, इसका विलोम बताना है। क्या बताना है बच्चों? आर्टिफिशियल का मतलब होता है मानव निर्मित, किसी इंसान द्वारा बनाई गई चीजें क्या होती हैं, आर्टिफिशियल होती हैं।
अब देखिए, अब इसका अपोजिट क्या होगा, जो इंसान नहीं बना सकता, और जो नहीं बना सकता उससे तो ईश्वर बना सकता है, वो तो नेचुरल होती है ना? तो इसका जो आर्टिफिशियल का जो अपोजिट वर्ड आएगा, इसका जो अपोजिट वर्ड आएगा वो क्या आएगा बच्चों, आर्टिफिशियल का होगा बच्चों नेचुरल। क्या होगा बच्चों, नेचुरल। ये आपके देखिए पैराग्राफ में आपको मिला होगा, ये कहीं ना कहीं आपको पैराग्राफ देखो, ये मिला देखो नेचुरल, मिला कि नहीं मिला? तो बस आपको इस शब्द का, ये जो आपका आर्टिफिशियल शब्द आ रहा है, इसका जवाब देना था। तो इसका जो अपोजिट वर्ड आएगा आर्टिफिशियल का, वो क्या आएगा बच्चों, नेचुरल आएगा। यानी यही है, देखिए आंसर है। वो आपको लिखना कैसे, देखिए आपको कॉपी उसको समझना है आपको। ये देखिए, देखो आर्टिफिशियल क्या लिखा मैंने, नेचुरल। समझ में आ गया मेरी बात आप लोगों को? ठीक है, बस इतना सा काम करना और 1 नंबर मिल गया। तो ये जो ऊपर के क्वेश्चन से बच्चों 4, ये 3-3 नंबर के थे। ठीक है, और ये जो बच्चों आप तो 12 नंबर तो यहीं पे हो जाएंगे। अब ये 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन है ई वाले पार्ट में। तो पहले का देखिए आर्टिफिशियल का बिलोंग क्या हो गया बच्चों, नेचुरल हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, देखिए विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स फियर। फियर का मतलब क्या है, या इसके अंदर जो फियर शब्द है उसका मतलब आपको बताना है। तो फियर शब्द का मतलब होता है बच्चों आफ्रेड। फ्रेड का मतलब, आफ्रेड मतलब डरना। ये देखो ये हैगा फियर, माने इसका मीनिंग पूछा है। देखो ये एफ्रेड है और ये क्या फियर है। तो फियर का मीनिंग इसके पैसेज के अंदर किस शब्द से आ रहा है, एफ्रेड से आ रहा है। यानी ये समानार्थी शब्द, जैसे हिंदी में पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, वही है। तो फियर मतलब भी डरना होता है और एफ्रेड माने भी डरना होता है। तो ये इसका देखिए आंसर आ जाएगा। देखिए आप कैसे लिखेंगे इस चीज को, समझ लो इस चीज को भी। देखो फियर, फियर का जो समानार्थी शब्द है वो क्या बच्चों, आफ्रेड आ जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को मेरी बात? चलिए अब देखिए इसका हम लास्ट अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्या राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मैराइकल। ये जो मैराइकल शब्द है इसके एडजेक्टिव फॉर्म लिखनी है। ठीक है, तो इसकी जो एडजेक्टिव फॉर्म होती है इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसको याद कर लें। देखिए क्या, देखिए ये होता है बच्चों मेराकुलस। क्या होता है, मेराकुलस होता है। तो ये बच्चों आप लोगों का ये इतना सारा काम, देखिए आप ध्यान से देखिए, इतना सा काम देखिए 15 नंबर में आता है। कितने में, 15 नंबर में आता है। देखिए और ये बड़ा आसान है बच्चों। अगर आप एक बार पैराग्राफ को ध्यान से समझ लेना, एक बार ध्यान से गहराई से इसको रीड कर लें, तो देखिए कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इतना काम करने आता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को मेरी बात? चलिए आप सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी क्या होता है? ठीक है, तो ये सेक्शन ए देखो आपका कंप्लीट हो चुका है। हमने पैसेज को पढ़ करके इसके पांचों क्वेश्चनों का आंसर बच्चों आप लोगों को ये बता दिए। ठीक है, जिसके लिए आपको बच्चों 15 नंबर तैयार होते हैं। और ये पैराग्राफ बच्चों एग्जाम के लिए बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बात को बार बार देख लें, समझ लें चीज को। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे देखिए सेक्शन बी की। सेक्शन बी में क्या आता है बच्चों, राइटिंग आता है। क्या बच्चों, राइटिंग। किसी एक टॉपिक बच्चों आपको राइटिंग का मतलब लिखने के लिए आता है। अब देखिए, देखिए पहले मैं आपको इसको समझा देता हूँ आप लोगों को। सेक्शन बी देखिए क्या है, ये देखिए, ये राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन द अबाउट 100 और 150 वर्ड। यानी कहने का मतलब ये देखो 3 टॉपिक दे रखे हैं आपको, 1 2 और ये 3 दे रखा है। ठीक है, अब 3 टॉपिक कौन कौन से हैं, देखो राइजिंग प्राइस यानी मूल्य वृद्धि, यानी महंगाई के टॉपिक पे आपको लिखना है। समझ में? और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और यही मैंने आपको लिख करके दिखाया है। दूसरा देखिए आपको दिया है सोशल इविल्स यानी सामाजिक बुराइयां, ये आपको लिखने आया। ठीक है, और दूसरा तीसरा बच्चों इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स यानी खेलों का महत्व, खेलों का महत्व। अब इन तीनों में से किसी एक टॉपिक आपको जो आर्टिकल लिखना होता है। आर्टिकल बच्चों जब लिखते हैं तो याद रखना आर्टिकल में हमें कोई हेडिंग लगानी नहीं होती। आर्टिकल बच्चों हम पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं, लेकिन हम हेडिंग उसके अंदर नहीं लगाते हैं। तो देखिए मैंने आपको एक टॉपिक पर लिखकर दिखाया है और इंपोर्टेंट है राइजिंग प्राइस यानी मूल्य वृद्धि यानी महंगाई। और आप लोग जानते हो कि आज भारत के अंदर महंगाई कितनी बढ़ चुकी है हर चीज में। समझ में आ रहा है? हर चीज का जो रेट है बच्चों वो आसमान को छू रहा है। तो ये जो मैंने आर्टिकल लेकर के दिखाया है बच्चों, ये आपको ए वाला लिख के दिखाया है। कौन सा बच्चों, ए वाला लिख करके दिखाया है। ठीक है, राइजिंग प्राइस वाला मैंने आपको लिखा है दिखाया। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? राइजिंग प्राइस ये पहला वाला जो आर्टिकल है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो आपको किसी एक टॉपिक पर लिखना होता है। और देखिए मैंने ये कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मैंने लिखा ना इंडिया इज फेसिंग मैनी प्रॉब्लम। आज जो भारत है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। द प्रॉब्लम ऑफ द प्राइस राइज इज मैन वन ऑफ द, और जो महंगाई जो उनमें से कोई एक है। यानी जो भारत में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, लेकिन जो महंगाई का जो मुद्दा है ये सबसे इंपॉर्टेंट भारत में बना हुआ है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, इट इज अ वर्निंग टॉपिक इन इंडिया। ये आपको जो आज ये जो टॉपिक है जो महंगाई वाला, ये बच्चों क्या बच्चों बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। पॉपुलर का मतलब है इसकी जगह जगह चर्चा है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, किसी चीज को खरीदने जाओ तो छुआ नहीं जाता, मतलब बहुत ज्यादा इसको महंगे रेटों में बेचा जा रहा है, कालाबाजारी हो रही है। ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? और ये देखिए आगे लिखा है इट इज आ कर्स ऑफ पुअर पीपल। जो गरीब लोग हैं भारत में, क्योंकि हम लोग जानते हैं भारत में ज्यादातर तो जनसंख्या वो गरीब ही है, उनके लिए जो महंगाई है वो क्या बनी, अभिशाप बन चुकी है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी कोई चीज अगर मन कर रहा है खरीदने को, लेकिन वो महंगी इतनी है कि उसको हम खरीद नहीं पा रहे हैं।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये बड़ा पॉपुलर टॉपिक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको टॉपिक को जरूर जरूर तैयार करें। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? राइजिंग प्राइस है इसका। क्या है? आर्टिकल है राइजिंग प्राइस। राइजिंग प्राइस यानी इसको बोलते हैं मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि ये आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लें। चाहे तो देखिए आप ये इसमें से याद कर लें जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। और या फिर आप किसी क्वेश्चन बैंक में जिससे आपको थोड़ा आसान लगे। लेकिन मैंने देखिए मैंने भी कोशिश करी है कि आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं। छोटे छोटे पैराग्राफ मैंने आपको बनाए, छोटे छोटे फुल स्टॉप लगा कर दिखाएं, ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना आए स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए देखिए अब ये हो गया बच्चों इसका सेक्शन बी का ये ए पार्ट। अब बी पार्ट में देखिए क्या आता है। बी पार्ट में बच्चों क्या आता है, देखिए आपको एक लेटर लिखना आता है, एक एप्लीकेशन लिखना आती है, ठीक है। देखो ये सेक्शन ये कहाँ गया क्वेश्चन, पहले मैं क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ। ये देखिए ये देखिए, तो हम देखो ये आर्टिकल वाला तो टॉपिक हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। अब इसमें आते हैं आप एक कोई लेटर लिख लीजिए या फिर कोई एप्लीकेशन लिख लीजिए, ठीक है। हम मतलब प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, एप्लीकेशन तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है, ठीक है, लेटर, ठीक है, किस बात से। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज अ फुटबॉल मैच। यानी अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिख करके बताना है कि स्कूल में यानी कॉलेज में क्या एक फुटबॉल मैच कराया जाए, ठीक है। लेकिन इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो मैं लिखा है फुल फी कंसेशन पे, ये एप्लीकेशन है, ठीक है। ये वो लेटर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फी कंसेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र या फीस माफी के लिए लेटर। मान लीजिए कोई बच्चा है वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, फीस पे नहीं कर सकता है कॉलेज की, ठीक है। जिसके लिए बच्चों आपको प्रिंसिपल को क्या लिखना होता है? एक लेटर लिखना होता है, ठीक है। जिसके लिए बच्चों आप लोग क्या नंबर में आता है बच्चों? ये भी क्वेश्चन बच्चों आप लोग का 10 नंबर में आता है। बहुत आसान होता है, देखिए 10 नंबर कितने आसान है, बहुत आसान है ना। समझ में आप लोगों को? तो इतना आपको लिख करके आना होता है। ये एप्लीकेशन टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। एक बार इसको आप आसानी से देखिए, रीड कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें, अच्छे से याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फी कंसेशन यानी फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र। समझ में आ गया आप लोग को मेरी बात? चलिए अब हम अगली बात करते हैं। देखिए अब आगे आता है, देखिए आपका सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी होता है बच्चों ग्रामर वाला पोर्शन। सेक्शन की सी क्या होता है बच्चों? ये ग्रामर होता है। इसमें क्या होता है देखिए, इसके देखिए मैं अब इसके लैंग्वेज को समझता हूँ। देखिए सेक्शन सी पे चलते हैं हम, पहले तो इतना भी समझ में आएगा आप लोगों को। तो देखिए ये लिखा, देखिए सेक्शन सी ग्रामर, यहाँ से टॉपिक शुरू हो चुका है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सप्रेशन। यानी आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, और वो विकल्प टाइप से हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसको पढ़ करके उसको हमें छांटना होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए हम इसको छांटते हैं। देखिए क्या है, गवर्नमेंट वाई 1%, ठीक है, गवर्नमेंट वाई 1% यानी एक व्यक्ति की सरकार, एक व्यक्ति की सरकार, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? एक व्यक्ति सरकार को हम बोलते हैं बच्चों ऑटोक्रेसी। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑटोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। यानी एक तंत्र की सरकार। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरा? तो इसका जो है चौथा ऑप्शन ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है। देखिए पहले का ऑप्शन क्या आएगा? सेक्शन सी लगाएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है ना, 4 का ए पार्ट। तो एक लिंक ऑटोक्रेसी यानी ये, चाहे तो यहाँ पे आप इसका ऑप्शन भी डाल सकते हैं चौथे का, लेकिन नाम जरूर लिख करके आएंगे। खाली ऑप्शन से कम है, नाम जरूर लिखेंगे, ठीक है। बस मेरी ऑप्शन पढ़े ना पढ़े, लेकिन इसका नाम जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो चौथे का ए का जो पार्ट हो जाएगा ऑटोक्रेसी हो जाएगा। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? चलिए इसका देखिए बी पार्ट देखते हैं। आ फूल्स पैराडाइज, आ फूल्स पैराडाइज, ये मूर्ख का स्वर्ग, इसको बोलते हैं बच्चे मूर्ख का स्वर्ग, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है बच्चे, इसका ये थर्ड वाला ऑप्शन ठीक है। टू लिव इन अ स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट वेड अ फॉल्स बिलीव इन हॉप्स, ठीक है। तो इसका जो ये वाला ऑप्शन ठीक है, बिल्कुल राइट इसका, ठीक है। तो ये आपको ऐसे लिख करके आना है। देखो इसका है तो तीसरा ऑप्शन ठीक है। तो वही तो मैंने यहाँ पे लिख करके आप लोगों को बच्चे दिखाया है कैसे आपको ये लिख करके आना है, ठीक है। जो आंसर सही है उसी को लिख करके आना है, ठीक है। आगे समझते हैं। देखिए आगे क्या, देखिए ये देखिए द सिनोनिम ऑफ द क्रूरल, इसका समानार्थी बताना है। इसका समानार्थी, क्रूरल माना होता है बच्चों निर्दयी। क्या होता है बच्चों? निर्दयी। अब निर्दयी का तो सिनोनिम पूछा है, यानी इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? मर्सीलेस। क्या होगा बच्चों? मर्सीलेस। ये यानी क्रूरल माने भी निर्दयी होता है और मर्सीलेस माने भी क्या होता है? निर्दयी होता है। तो देखिए वही मैंने लिखा है। देखिए सी का क्या हो जाएगा? मर्सीलेस हो जाएगा बच्चों, मर्सीलेस हो जाएगा, ठीक है। और ये पहला ऑप्शन है, चाहे तो ऑप्शन भी लिख कर आ सकते हैं, लेकिन नाम जरूर लिख कर आएंगे मर्सीलेस। क्रूरल का जो सिनोनिम होगा वो मर्सीलेस होगा, ठीक है। आगे समझते हैं। देखिए देखिए मोहन इज, ये देखिए आपका देखिए मोहन इज मोर टेलर देन, ठीक है, विच वर्ड, ये आपको देखिए एक डिग्री दे रखी है। क्या देखिए एक डिग्री दे रखी है, आप लोगों को पढ़ी होगी, ठीक है। वो ये कंपैरेटिव डिग्री में दे रखा है, ठीक है। विच वर्ड इज द दिस स्टेट सेंटेंस इज एन एरर। इसमें तो यहाँ तक एक गलती है, उस गलती को हम फाइंड करना। देन में गलती है, टेलर में गलती है, इज में गलती है, फिर मोर में गलती है। तो बच्चे यहाँ पे जो गलती है ना वो ये मोर में गलती है, मोर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि टेलर
देखिए कंपैरेटिव डिग्री इसकी बन चुकी है, टेलर टेलेस्ट होता है, तो टेलर बन गया, इसी जिसकी डिग्री बनती है उसके आगे मोर नहीं लगाते। अगर जैसे ब्यूटीफुल होता तो ब्यूटीफुल के आगे मोर लगाते हैं, पॉपुलर होता तब भी हम मोर लगा लेते हैं, लेकिन इसकी जो डिग्री बन गई ना कंपैरेटिव ईआर लग गया टेलर, तो यहाँ पे मोर शब्द नहीं आएगा। तो बच्चों यहाँ पे यही गलती है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये ऑप्शन बच्चों इसका चौथा ऑप्शन ठीक होगा। इसको आपको गलती को देखना है, इसके अंदर मिस्टेक यानी एरर एरर बतानी है, गलती कहाँ थी। तो जो कहाँ गलती है, वो कहाँ गलती है देखिए मैंने लिख करके दिखाई है, ये डी वाले में ये मोर जो शब्द आया थे मोर में यहाँ गलती है। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द एंटोनिम ऑफ द ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का आपको क्या बताना है बच्चों, आप लोगों को अपोजिट बताना है, इसका विलोम बताना है। क्या था बच्चों? विलोम बताना है। ठीक है, क्रूरल का यहाँ पे क्या बताना था बच्चों? क्रूरल का बताना था आपको समानार्थी शब्द। ठीक है, और यहाँ पे इसका विलोम बताना है, इसका अपोजिट बताना है। तो अपोजिट होता है बच्चों ऑप्टिमिस्टिक का होता है बच्चों पैसिमिस्टिक का होता है। पैसिस का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ वही लिखा है पैसिमिस्टिक। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो ये ऐसे आपको लिख करके आना होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन यानी छाड़ने वाले ऑप्शन थे, ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, एमसीक्यू जिसको बोलते हैं। चलिए आगे समझते हैं। देखिए आगे कहा चेंज एनी, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से शुरू हो रहा है बच्चों। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए आपको दो सेंटेंस दे रखे हैं, एक ये सेंटेंस दे रखा है और एक ये वाला सेंटेंस दे रखा है कि इनमें से देखो किसी एक को करना है, किसी एक को इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है, तो देखिए मैं केवल एक को बना करके दिखा रहा हूँ, तो मैंने पहले ही बना दिया है, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। क्या देखिए, माई मदर सेड, मेरी माता जी ने कहा, मैन इज इमॉर्टल, यानी मनुष्य क्या है? नासवान है। कि नासवान का मतलब होता है अगर उन्हें जिंदगी पे मतलब धरती पर अगर जन्म लिया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो बात तो सही है, और हम लोग जो बात तो जानते हैं कि जो बातें सही कही गई होती हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट जोड़ देते हैं, बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। अधिकांश बच्चे यहाँ इज की जगह बात कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर रिपोर्टिंग स्पीच में जो बात कही गई है ये सही बात कही गई है। ठीक है, और जब रिपोर्टिंग स्पीच में सही बात कही गई होती है तो हमें चेंजिंग कुछ नहीं करनी होती है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा कर हमें दैट जोड़ना होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने वही लिखा, देखिए समझने का प्रयास किया। चाहे तो आप इसको इंग्लिश में उतार सकते हैं, मैं उतार कर दिखाया। माई मदर सैड, मेरी माता जी ने कहा, मैन इज इमॉर्टल, ठीक है, मनुष्य का नासवान है, यानी मनुष्य की जो मृत्यु वो निश्चित है और उन्हें जन्म लिया तो। ठीक है, तो आप जो लोग जानते हैं ये स्वाभाविक है, नेचुरल है कि जो जिंदगी में इस धरती पर आया है जन्म लेकर के, उसके एक न एक दिन इस संसार से जाना ही है। तो सही बात है, तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट लगा देंगे, सॉरी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाकर दैट लगाएंगे ये, बाकी आपका सेम है सुधर जाएगा, चेंज नहीं करना है। समझ में आ गया आप लोग को मेरी बात? चलिए आगे देखिए, समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या। देखिए इसका अगला देखते हैं। देखिए अगला क्या है, ये हो गया डायरेक्ट, यहाँ पे देखिए इस चीज यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या, इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने एक करना था, एक हमने कर दिया। कंबाइंड एनी ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ डायरेक्टेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, इसको आपको कॉम्प्लेक्स करके दिखाना है। क्या करना है? इसको कॉम्प्लेक्स करना है और इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो इसमें से कोई एक कर दो, या तो इसका कॉम्प्लेक्स बना दो या फिर इसका कंपाउंड बना दो। तो चलिए देखिए मैंने पहले क्या बना दिया। ठीक है, क्या देखिए, ओविंग हिज इलनेस, ओविंग हिज, वह अपनी बीमारी कारण, ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, वह अपनी बीमारी कारण कॉलेज नहीं जा सका। ठीक है, वही देखिए आप इसको करना क्या आप लोगों को, इसको देखिए, ये देखें यहाँ पे। तो ही को मैंने इसका कॉम्प्लेक्स बना दिया, ही कुड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, यानी वो स्कूल नहीं जा सका, ना जा पाया क्योंकि वो क्या था, अपना क्या था, बीमार था, यानी वो अपनी बीमारी की वजह से स्कूल नहीं जा सका। तो इसका बच्चा आपको कॉम्प्लेक्स करके दिखाना था, जो मैंने ये करके दिखाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या आ जाएगी क्वेश्चन पेपर के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर देखिए क्या है, ये हो चुका है, ये हो गया। चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग इन द डायरेक्ट। देखिए ही कुड नॉट रीड द इंग्लिश बुक, ठीक है, यानी वह इंग्लिश की बुक नहीं पढ़ सका। कुड आ रहा है ना, नहीं पढ़ सका में आएगा, इसका क्या पैसिव बनाना है, तो आराम से बना देंगे। द इंग्लिश बुक इधर ले आएंगे, कुड का कुड रहेगा, कुड बी लगा देंगे, कुड बी लगाएंगे और ही का बाई हिम हो जाएगा। तो देखिए मैं बना करके आपको इसको दिखा देता हूँ। देखिए क्या था, ही कुड रीड द, ये तो एक्टिव है जो उसने रखा, आपको पैसिव बताना होगा। ये इधर उठा के लेके आएंगे, ही मतलब द इंग्लिश बुक आ गया, कोड का कोड आएगा, बी का बी आ जाएगा। और देखो रीड की तीनों फॉर्म में सेम होती है, रीड रीड रीड, क्योंकि पैसिव में तो थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो ये रीड का रीड रहेगा, बाई ही का हो जाएगा बच्चों, बाई हिम हो जाएगा। तो ये इसका पैसिव बनाना आया था, ये भी आपको बच्चों 2 नंबर में आया था। बहुत आसान था ना, समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब आगे देखिए स्टूडेंट। ठीक है, ये हो चुका है। अच्छा, करेक्ट एनी वन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, यानी देखो दो सेंटेंस दे रखे हैं, हिज हेयर्स आर ब्लैक, ठीक है, और आगे दे रखा है बच्चों मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। तो दो क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिए दो सेंटेंस दे रखे, दोनों में छोटी छोटी गलतियां हैं। ठीक है, और किसी एक को ठीक करना है, किसी एक को बच्चे आपको ठीक करना है, जिसके लिए आपको बच्चे 2 नंबर मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो गलती कहाँ है, इस हेयर में गलती है।
बच्चों जो हेयर मैंने बाल होते हैं ना, वो हेयर से नहीं होते हैं, वो हेयर ही होते हैं। ये ऐसे नहीं आएगा इसके अंदर, ये जो हेयर आर ब्लैक है उसके बाल काले हैं, ये ठीक हो जाएगा। यहाँ से ऐसे यहाँ से हटाना है। और आप चाहते हो कि मुझे इसको ठीक करना है, तो मैथमेटिक कुछ नहीं होता, मैथमेटिक्स होता है, एस लगेगा यहाँ पे, बस एस लग जाएगा। इज अ टफ सब्जेक्ट, यानी जो आपका मैथमेटिक्स गणित है आपका कठिन सब्जेक्ट है, हार्ड सब्जेक्ट है। यहाँ पे ऐसे लगाया जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा, और यहाँ से ऐसे हटाया जाएगा तो बच्चों ये ठीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो कोई सा भी आप करके आ सकते हैं, जिसके लिए आपको बच्चों 2 नंबर मिलेंगे। यानी कितना आसान काम करना आपको आया है, ठीक है। खाली एक जगह एस को हटाना, दूसरी जगह एस को लगाना है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ करके दिखाया भी है। देखिए मैंने क्या किया, देखो लिख के दिखाया हिज हेयर आर ब्लैक, तो ये तो क्वेश्चन था, ये तो क्वेश्चन था, ठीक है। इसका आंसर बच्चों ये है, देखो हिज हेयर, देखो एस था, एस हटाना था, और ये बच्चों आपका राइट है, ये आपका रॉन्ग है, ये आपका राइट है। समझ में आ गया आप लोग को मेरी बात? अच्छा आगे देखिए क्या आता है बच्चों, आगे आते हैं होमोफोन्स। क्या आते हैं बच्चों? होमोफोन्स। क्या होते हैं जरा देखिए, इसको समझते हैं यहाँ से। क्या देखिए, use any of the use any one of the following pair of words in your one sentence to make a difference in their meaning clear। बच्चों आपको दो वर्ड रखे, अल्टर अल्टर, ठीक है, इस तरह का वृत्त वृत्त, ठीक है। अब ये देखो बोलने में तो एक जैसे हैं, लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग है। इनका मीनिंग क्या है बच्चों? अलग अलग है। अब इन वाक्य को, इन शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करके दिखाना है, ठीक है। जैसे कि अल्टर है, अल्टर माना होती है बच्चों वर्ब यानी क्रिया होती है, ठीक है। और ये जो अल्टर होता है इसका मतलब होता है नाउन यानी संज्ञा होता है, ठीक है। बस इन दो शब्दों में है, इनको सेंटेंस में यूज करके दिखाना होता है। यानी इनको बोलते हैं बच्चों होमोफोन, समान शब्द ध्वनि वाले शब्द हैं, एक जैसी आवाज वाले शब्द, बोलने में सेम है लेकिन मीनिंग दोनों का अलग अलग है, इनका सेंटेंस में यूज करके दिखाना है। तो चलिए मैं इसको करके दिखा देता हूँ, पहले इसी को करके दिखा रहा हूँ, आसान है ये अल्टर अल्टर का। तो देखिए ये वाला देखो, ई ऑल्टर ऑल्टर, मैंने कहा पहले वाले का देखो स्पेलिंग में, तो यहाँ पे क्या ए एल टी ई आ रहा है, यहाँ पे ए एल टी ए आ रहा है, ई और ए का अंतर आ रहा है ना, ठीक है। इस देखो मैंने लिखा, इस वाले को यूज करा, ऑल्टर इज अ वर्ब, यानी जो अल्टर होता है ये एक वर्ब है, यानी एक क्रिया है। हो गया सेंटेंस, इतना आसान था। और अल्टर अल्टर इज अ नाउन, ये क्या है, क्या बच्चों? संज्ञा है। बस हो गया दोनों का यूज। समझ में आप लोगों में इतना सा करना आता है, 2 नंबर मिलते हैं, बहुत आसान है ना। चलिए समझ गए होंगे इस चीज को। तो इसको बोलते हैं बच्चों होमोफोन्स। दो शब्द आपको दे रखे होते हैं, पढ़ने में सेम लगते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है, उनको सेंटेंस में यूज करके दिखाना होता है, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये बात तो हो चुकी है आपकी, अभी आगे ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ये देखिए आपको एक सेंटेंस दे रखा है, मतलब माफ कीजिए एक पैराग्राफ आप लोगों को दे रखा है, ठीक है। इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, जिसके लिए बच्चों आप लोगों को 5 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर मिलते हैं बच्चों? 5 नंबर मिलते हैं। तो देखिए, नवयुवक अपने देश की सेवा करने हेतु अति उत्साहित दिखाई देते हैं, ठीक है। देश की दशा सुधारने हेतु प्रत्येक नवयुवक के सहयोग व सेवा की आवश्यकता है। हमारा साधारण किताबी ज्ञान विशेष उपयोगी नहीं है। निर्धन किसान यह जानना चाहता है कि वह अच्छी फसल कैसे उत्पादित करें, ठीक है। देश के नवयुवकों की जिम्मेदारी कि वे अपने देश की सेवा सच्चे मन से करें, तभी हमारा देश एक विकसित देश बन पाएगा, ठीक है। तो इसको बच्चों आप लोग को हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, तो वही मैंने देखिए यहाँ करके दिखाया है। इस पूरे पैराग्राफ का मैंने इसको बता दिया है, ठीक है। मैं इसको पढ़ कर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है वीडियो बच्चों। तो ये आपको देखिए मैंने उसी पैराग्राफ का पूरा यहाँ पे इसका सोल्यूशन यहाँ पे ये डाल दिया। इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ, एग्जाम के पर्पज से इसको तैयार भी आप जरूर करें स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए देखिए बच्चों हम आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों सेक्शन आपका डी स्टार्ट होता है, सेक्शन आपका डी सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए डी सेक्शन क्या करना आता है, डी सेक्शन के अंदर इसको समझते हैं। देखिए स्टैंड, डी सेक्शन है बच्चों आपका लिटरेचर का। लिटरेचर का मतलब जो आपकी प्रोज वाली और पोइट्री वाली और सप्लीमेंट्री वाली 3 बुकें होती हैं, उसमें से आता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन आंसर आपको आएंगे, देखिए देखिए एनी आंसर, एंड क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट हो गया ना। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स इन ईच। देखिए 7 का ए पार्ट है, एक इसके लिए 2 ऑप्शन है, आप या तो इस क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए या फिर इस क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे आपका बी क्वेश्चन देखिए, चाहे तो आप इसका आंसर लिख दीजिए चाहे इसका, यानी ये 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, 4 में से आपको 2 करने हैं। पहले दोनों में से एक करना है और इन दोनों में से एक करना है। समझ में आ रहा है? तो देखिए मैंने यहाँ लिख करके दिखाने का प्रयास किया, थोड़ा इसको मैं देखिए समझाता चलूँ आप लोगों को। तो देखिए ये लिखा मैंने, देखो ये देखिए ये, तो मैंने क्या लिखा, 7 का ए वाला पार्ट लिख दिया। 7 का ए में से एक क्वेश्चन है और 7 के बी में से एक क्वेश्चन। उन्होंने कहा ना देखो इसके 2 ऑप्शन है, 7 का ए के लिए भी 2 क्वेश्चन है और बी के लिए भी 2 क्वेश्चन, दोनों में से एक एक क्वेश्चन का आंसर जवाब देना है। तो मैंने देखो एक तो मैंने इस वाले का लिख के दिखा दिया, ये थोड़ा आसान है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और एक मैंने बच्चे ये लिख के दिखा दिया बी वाले पार्ट में से, ठीक है। दोनों का आंसर मैंने ये लिख दिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो 7 का ए वाले का आंसर, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और बी वाले का आंसर बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट बात क्या है बच्चों, नेक्स्ट बात बच्चों ये है
देखिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है। ये क्या है, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए जो फ्रेंच वाला क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना चाहिए, ये आपको याद कर लेना चाहिए। इन दोनों में से एक करना है, इन दोनों में से भी ये बच्चों एक करना है। फ्रेंच वाले चैप्टर से पहले लेसन से एक क्वेश्चन आप बच्चों को जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए मैंने लॉन्ग क्वेश्चन अब यहाँ लिखा नहीं है, ये तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं लिखूंगा फिर पढ़कर आपको समझाऊं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आपको एक लिख कर आना होता है, ठीक है। समझ में आप लोग को मेरी बात। चलिए आगे समझते हैं। देखिए आगे क्या क्वेश्चन नंबर, देखिए आप देखिए 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 का होता है बच्चों, ये देखिए एक पैराग्राफ दे रखा होता है, ये आपका पोएट्री वाला पोर्शन है, जिसमें ये पोएट्री की कुछ लाइन से दे रखी है आप लोगों को, ठीक है। और इसको इसको पढ़ करके इसके लिए बच्चों आप लोगों को इनके आंसर देने होते हैं। क्वेश्चन 1, 2 और 3 क्वेश्चन है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन बच्चों आप इसमें देख पा रहे होंगे, तीनों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को यहाँ पे देने होते हैं, ठीक है। और इसी में से बच्चों आपको देने होते हैं, जैसे हमने पहले पैराग्राफ में छाटा था ना, वैसे इसको छाट करके करना होता है, ठीक है। तो देखिए मैंने वो लिख करके नहीं बताया, फिर मैंने आपको बता दिया आपको करना कैसा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 तीन क्वेश्चन है ए बी सी वाले, है ना। ये जो ये वाला ए है और ये वाला बी पार्ट है और ये वाला बच्चों सी पार्ट है ना। ये देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए ये ए बी सी, और इन तीनों का आंसर बच्चों आपको इसी में से छांट के आपको बताने, जैसे कि मैंने अभी पैराग्राफ स्टार्टिंग में आपको छांट के बताया था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था बच्चों, सेंटर राइट द सेंट्रल आइडिया एनी ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ये पोएम के कुछ नाम दे रखे हैं, कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66 और आगे रखा आउट, जेनिफर और द टाइगर्स। तो ये इनमें से बच्चों आप लोग को जो पहला वाला है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक सेंट्रल आइडिया जो भी आता है कीपिंग क्वाइट का, या आर्टरी ब्यूटी का भी अच्छा है, आर्टरी ब्यूटी का भी बच्चों अच्छा है, ठीक है। ये मैंने देखो यहाँ लिख भी दिया है, आ थिंक ऑफ ब्यूटी, है ना, इसको याद कर लीजिए, या फिर आप ये वाला याद कर लीजिए कीपिंग क्वाइट का। दोनों ही सेंट्रल आइडिया एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है बच्चों, आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू 40 वर्ड। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या करना है, ये तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया सेंट्रल आइडिया वाला, और क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या करना है बच्चों आपको, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए यहाँ पे दो, एक क्वेश्चन इधर रखा है, एक क्वेश्चन इधर रखा है बी वाला, 11 का ए और बी, तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, ये आपका सप्लीमेंट्री वाला भाग है, दोनों में से कोई एक आंसर लिख करके आना है, ठीक है। आंसर तो आप खुद लिख करके आएंगे, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी है, इसका भी दोनों में से कोई से एक आंसर लिख करके आना है। और ये लास्ट क्वेश्चन आता है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12, ये लॉन्ग क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री से, इन दोनों में से बच्चों आप लोग को एक क्वेश्चन करके आना होता है, कोई सा एक करे आइए, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसका जो पहला वाला है, ये तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों में से 100% आप लोगों को एक देखने को मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपके पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर 12 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कैसे आपको सॉल्व करने, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट, ठीक है। मैंने तो क्वेश्चन का आंसर लिख करके नहीं दिखाए, ये तो आपको खुद भी लिख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 का ए बी और क्वेश्चन 12 आ गया, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये दो शॉर्ट क्वेश्चन है, समझ में आप लोगों को। तो ये तो आपको याद करने ही होंगे। तो ऐसे बच्चे आपको इंग्लिश का पेपर सॉल्व करके आना होता है, जिसके लिए बच्चों आप लोग को इंग्लिश के अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको जो क्लियर समझ में आ गई होंगी कि आपको क्या करके आना है, कैसे करके आना है। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।